गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश रासायनिक प्रक्रम, जिसे फोटोकेमिकल प्रोसेस या फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसे मुख्य रूप से दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब जो प्रकाश के ऊपर निर्भर रहती है, और एक लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, जो कि अंधकार के अंदर या डार्क के अंदर रिएक्शन होती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, इमर्शन इफेक्ट, जो विजिबल लाइट है उसमें वेवलेंथ कौन कौन सी थी और किस वेवलेंथ को पौधे एब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब जो लाइट रिएक्शन, या जिसको अपन बोलते हैं कि प्रकाश के ऊपर जो निर्भर अभिक्रिया है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसका हेडिंग अपन ने ले रखा है फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसे हम प्रकाश रासायनिक प्रक्रम भी कहते हैं। या दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कि जो लाइट अभिक्रिया है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, उसका एक्चुअली जो प्रोसेस या उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। दोनों के बीच में क्या अंतर है, कौन कौन से पिगमेंट इन दोनों के अंदर मौजूद रहते हैं, और जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होगी उस प्रक्रिया में इन दोनों सिस्टम का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और जो सेकंड है, ये विभिन्न वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और इन दोनों तंत्रों के द्वारा, इन दोनों तंत्रों के वर्णकों द्वारा, इसमें वर्णक होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसका के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। वो वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अवशोषित करते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जो प्रोसेस है, इसका मतलब यही हुआ कि जब हम प्रक्रिया पूरी पढ़ेंगे तब हम ये अध्ययन करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी सिंथेसिस की ये जो प्रक्रिया होती है, इसे ही हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। थोड़ा सा अपने को यहाँ भी ये भी ध्यान देना है कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है, जिसे हम प्रकाश फॉस्फेटीकरण कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। जबकि एटीपी का जो सिंथेसिस मुख्य रूप से रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तो वहाँ पे उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहेंगे या ऑक्सीकारी फॉस्फेटीकरण भी कहते हैं। इसलिए ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेटिव और फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये दोनों आपस में अलग है। पूरी जो प्रक्रिया है फोटोफॉस्फोराइलेशन की, इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम चक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण कहते हैं, और दूसरा है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण या नॉन साइक्लिक। इन दोनों में क्या अंतर है या इसकी क्या दोनों का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मूल रूप से हम अध्ययन करेंगे। P700, जिसे हम फोटो सिस्टम फर्स्ट भी कहते हैं, जब ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो अधि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेज में जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश करता है। तो जैसे ही ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उससे जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश द्वारा अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को विमुक्त करने के बाद, रिलीज करने के बाद, पुनः उसी क्लोरोफिल अणु में वापिस आ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की इस विधि को हम एटीपी सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, उससे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वापस मूव करता हुआ, अपने को ये ध्यान रखना है कि वापस मूव करता हुआ उसी जगह आ जाता है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही आ जाएगा, तब हम इसे साइक्लिक कहेंगे। जबकि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, जिसे हम P680 भी कहते हैं, उससे जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ग्राही, जिसे हम NADP कहते हैं, उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उसका उपयोग NADPH के निर्माण में हो जाता है, और इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन पुनः उस क्लोरोफिल में वापस नहीं आ जाता है। इसे हम नॉन साइक्लिक कहेंगे। अब हम एक एक करके दोनों प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे, और दोनों प्रोसेस कैसे संपन्न होते हैं, कौन कौन से मीडिएटर होते हैं जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ वापस उस ग्राही तक पहुंचता है या NADP का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम चक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट, या मैंने लिख रखा P700, इसकी मुख्य भूमिका होती है। तो जब भी फोटो सिस्टम फर्स्ट जब सक्रिय होगा, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट है, सक्रिय कब होगा, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर, यहाँ पे देखो हमने लाइट को शो कर रखा है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आएगी तो ये
प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसका जो अभिक्रिया केंद्र है जिसे हम P700 कहते हैं, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम अधि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो बाहर निकलेगा। और ये जो अधि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, ये अच्छा जैसे ही अधि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन के जो दो कपल निकले, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले, तो ये ऑक्सीकृत अवस्था में होगा। वापिस जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसको हम रिड्यूस्ड अवस्था या अपचयित अवस्था भी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ग्राही जो कि आयरन और सल्फर युक्त फेरेडॉक्सिन होता है। यहाँ पे आप देख रखें, यहाँ पे देखो ये फेरेडॉक्सिन में नाम लिख रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कहाँ तक आएगा, फेरेडॉक्सिन तक आएगा। जो फेरेडॉक्सिन तक पहुँचेगा, फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन अन्य ग्राही, जिसमें फेरेडॉक्सिन से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी और फिर साइटोक्रोम एफ और फिर तीसरा जो इसमें ग्राही है जिसको हम प्लास्टोसाइनिन कहते हैं, वहाँ पहुँचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद विभिन्न ग्राहियों जिसमें फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन, उससे होता हुआ वापिस फोटो सिस्टम फर्स्ट तक पहुंच गया। इसलिए हम इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, चक्रीय प्रकाश फॉस्फेटीकरण। अब जो सभी इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से पूर्व ऑक्सीकृत अवस्था में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण कर लेते हैं वो अपचयित अवस्था उनकी कहलाती है। और जब जब इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही का मतलब जैसे फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम बी में गया, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में गया, जैसे जैसे स्थानांतरित होता है थोड़ी थोड़ी ऊर्जा वो विमुक्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग एटीपी के निर्माण में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसका मुख्य उद्देश्य है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का निर्माण करना। और यही जो ऊर्जा है एटीपी जो अपचयित रूप में रहती है, इस ऊर्जा का उपयोग डार्क रिएक्शन में होगा कार्बोहाइड्रेट और शुगर के निर्माण में। अब आप यहाँ पे देखें कि जहाँ इस पूरे प्रोसेस में दो जगह ऊर्जा विमुक्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम बी में स्थानांतरित हुआ, ये देखें यहाँ फेरेडॉक्सिन है और साइटोक्रोम बी में स्थानांतरित हुआ, तो यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में स्थानांतरित हुआ है तो यहाँ पे भी आप देखें कि एक एटीपी के अणु का निर्माण हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, इसमें कुल मिला के आपके पास 2 एटीपी अणुओं का निर्माण हुआ जब इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरी ग्राही में जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो ही मुख्य रूप से काम आएगा। अब हम जो दूसरा प्रोसेस है जिसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, अचक्रीय, इसमें और साइक्लिक में मेन अंतर आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं, जबकि इससे पहले वाले में हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है वो ही भाग ले रहा है। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही भाग लेंगे। ये जो प्रक्रिया है नॉन साइक्लिक की, ये थोड़ी सी जटिल है और मुख्य रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के जो क्लोरोफिल अणु हैं वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासित करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसे हम P700 से इंडिकेट कर रहे हैं, उससे जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा वो NADP को अपचयित करने में काम आता है। और जैसे ही P700 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अभी मैं डायग्राम से आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला हमने पॉइंट लिया है नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P700 एंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और NADPH2 का निर्माण। जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उससे अधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फेरेडॉक्सिन द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये जो प्रोसेस है आपको साइक्लिक के जैसे ही लगेगा, लेकिन साइक्लिक में फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो साइटोक्रोम बी और एफ से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन से वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ जाता है। जबकि यहाँ पे फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक अन्य ग्राही जिसे हम NADP कहते हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और NADPH2 का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि P700 से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पुनः वापस उसमें नहीं आएगा। कैसे, आप डायग्राम से देखें। आप ये देखें, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है आपके पास दिखाई दे रहा है P700। इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राही से होता हुआ फेरेडॉक्सिन तक ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया और फेरेडॉक्सिन
से NADP जो यहाँ पे अपन इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में जान रहे हैं, इसके द्वारा एब्जॉर्ब करके और NADPH2 का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला है तो वापस ये घूमकर इसमें नहीं आया। अब जैसे ही, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से यानी P700 से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड अवस्था या ऑक्सीकृत अवस्था में होगा, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा? फोटो सिस्टम सेकेंड करेगा। तो सेकेंड जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, सेकेंड में हमने क्या लिया पॉइंट? रिप्लेसमेंट ऑफ P700 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680। कहने का मतलब है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, NADP द्वारा ग्रहण कर लिया गया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा? फोटो सिस्टम सेकेंड P680, या हम इसे फोटो सिस्टम सेकेंड कह सकते हैं। अब आप देखें, डायग्राम में भी देखेंगे, P680 से इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के कपल निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपन दिखा सकते हैं, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ, और प्लास्टोसाइनिन और P700 के जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति थी वो किस प्रकार से हुई, पुनः अपन डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप देखें फोटो सिस्टम सेकेंड ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे अपन देखेंगे ये जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा अधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में जाता है तो यहाँ पे ऊर्जा विमुक्त होती है और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से ATP का निर्माण हो जाएगा। तो नॉन साइक्लिक के अंदर जो पहले ATP का जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में प्रवेश कर रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही, क्योंकि हम जानते हैं कि फोटो सिस्टम सेकंड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, और स्थानांतरित होने से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति है वो कैसे होगी, उसका एक अन्य प्रोसेस है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो तीसरा जो हमने प्रोसेस दिया है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। प्रकाश जल का प्रकाशिक अपघटन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल का जो अपघटन होता है उसे हम फोटोलाइसिस या प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। और इस प्रकाशिक अपघटन से 3 मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति होगी। कौन कौन सा उद्देश्य होता है? पहला उद्देश्य अपने ले रखा है रिप्लेसमेंट ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P680। फोटो सिस्टम सेकेंड ने जब फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति की तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आप देखें ये प्रोसेस दिख रखा है। जो P680 है वो ऑक्सीकृत अवस्था में जल के अणु, ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। तो वाटर के मॉलिक्यूल है उसके ऊपर दबाव डालता है ऑक्सीकृत स्टेज में फोटो सिस्टम सेकेंड, और ये दबाव डालने से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन और हाइड्रोक्सी जो आयन है OH आयनों में विभक्त हो जाएगा, और इसमें मैंगनीज और जो क्लोरीन होते हैं वो एक प्रकार के कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन जो कि मैंने इस प्रकार से बताई है। अब आप देखेंगे कि जो सेकंड जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ये OH आयन है ये क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है, हम ये भी कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है, जो सोर्स होता है वो जल है, जो कि अपने को इसमें दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो उद्देश्य होगा फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। जो प्रोटॉन होते हैं वो NADP, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन NADP द्वारा ग्रहण किया जाता है तो NADPH2 का निर्माण होता है। तो जो प्रोटॉन जो रिलीज हुआ है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से वो NADP के साथ मिलके इसका निर्माण करेगा। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है इसको पुनः हम डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हमने दिखा रखा है, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये दोनों में टूट गया मॉलिक्यूल। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है वो भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से होगी, और ये जो 2 आयन आपको दिख रहे हैं, 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं, ये दोनों प्रोटॉन मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ये मूव करते हुए NADP के पास जाएंगे और इससे मिलके NADPH2 का निर्माण होता है। तो कुल मिला के ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से बैलेंस होती है? ये जो नॉन साइक्लिक जो अभिक्रिया है इसको हम Z स्कीम के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप देखोगे ये पूरा जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन मूव अप करके जैसे इस प्रकार से जा रहा है, तो इसको हम Z स्कीम के नाम से भी जानते हैं। एक काफ़ी टिपिकल है। अब जब आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों का अध्ययन करेंगे तो साइक्लिक के अंदर हमने देखा था कि 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, और नॉन साइक्लिक के अंदर अपने को कितने ATP मिलते हैं? 1 ATP अणु का लाभ होता है। तो कुल मिला के ये होगा कि
अच्छा, नॉन साइक्लिक के अंदर अपन ये भी देखेंगे तो 2 NADPH2 के जो मॉलिक्यूल है उसका भी निर्माण इसमें होता है। तो कुल मिला के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर 3 ATP अणु और 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और जो डायरेक्ट रिएक्शन होगी, डायरेक्ट रिएक्शन में हेक्सोज शुगर के शर्करा के एक अणु के संश्लेषण के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 के अणुओं की आवश्यकता होती है, जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक द्वारा पूरी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है वो चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फेटीकरण, जो प्रकाश फॉस्फेटीकरण के 6 बार जब साइकिल पूरी होगी तब ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो अभिक्रिया है उसके अंदर दोनों के बीच में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ ATP का निर्माण हो रहा है और इसका एक्चुअली जो प्रोसेस है वो क्या है। तो इसे हम फोटोकेमिकल प्रोसेस, इसे हम लाइट रिएक्शन की प्रोसेस कह सकते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। इसके बारे में अध्ययन किया। कल मैं आपको डार्क रिएक्शन के बारे में जानकारी दूंगा।